नेक्स्ट चलते हैं जी। अब ये फोर्सेस तो आ गई हैं। अब इन फोर्सेस का जो एक्ट होगा, इन इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब है कि फोर्सेस अब इक्विलिब्रियम में भी तो हो सकते हैं, ठीक है। फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होंगी? हमने पढ़ा था कि जब फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन के अंदर हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हमने फोर्सेस लगानी है वो अनबैलेंस फोर्सेस होनी चाहिए, ठीक है। अंडर द अनबैलेंस फोर्सेस वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखता है, वो खुद को डिस्टर्ब नहीं होने देता। फिर हमने कहा था कि अगर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगाई जाए, ठीक है, देन उस पर क्या क्राइटेरिया आएगा कि वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ देगा, ठीक है। तो बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस ही इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को डिस्क्राइब करती है। लाइक हम कहते हैं कि हमने किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस अप्लाई की और हमने इस तरह से अप्लाई की कि वो अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखता है, ठीक है। यहाँ अगर वो मूव कर रहा था देन भी आपकी वो जो मोशन की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी उसको बरकरार रखता है, देन सच फोर्सेस हमारे पास क्या करती हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, ठीक है। लाइक आपके पास डस्टर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये आपके पास एक डस्टर है, ठीक है। आप इसकी दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, आप इधर से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, आप इधर से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, देन आपका डस्टर बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। वो अपनी बस इस पे फोर्सेस जरूर लग रही हैं, आप फोर्सेस को निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ये जो फोर्सेस लग रही हैं ये इसकी पोजीशन को चेंज करने में नाकाम रही है जब वो उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर, ठीक है, नॉट डिस्टर्बिंग इट्स पोजीशन, ठीक है। यानी पार्टिकल इज नॉट मूविंग अंडर द फोर्सेस, फोर्सेस लग रही हैं लेकिन पार्टिकल जो है अपनी मूवमेंट नहीं कर रहा, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा, वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए, देन सच फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और पार्टिकल की स्टेट को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट। ये जो फोर्सेस है हमारे पास, इन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। और वो ऑब्जेक्ट जो कि अपनी फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम के अंडर एक्ट कर रहा था उसकी स्टेट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी उस पे फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन वो अपनी हालत को चेंज नहीं कर रहा, तो उसकी इक्विलिब्रियम की स्टेट कहलाई जाएगी। यही क्राइटेरिया आपका यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। इसको आप डिफरेंटली आप इसको यहाँ मेंशन भी कर लेते हैं। हम क्या हमने कहा है कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स करेक्टरिस्टिक, ठीक है। करेक्टरिस्टिक में या तो उसकी रेस्ट हो सकती है या उसकी मोशन हो सकती है, ठीक है। उस करेक्टरिस्टिक को नहीं चेंज कर रहा अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। देन सच फोर्सेस आर नोन एज इक्विलिब्रियम और इन इक्विलिब्रियम एंड द ऑब्जेक्ट is said to be in equilibrium state, ठीक है। वो अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर हो। ये क्राइटेरिया आपका कहता है फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होंगी? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज नहीं करता, जैसी भी उस पर फोर्सेस अप्लाई की जा रही है वो अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेट को अगर बरकरार रखे हुए है, देन ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। और जो स्टेट होती है उस ऑब्जेक्ट की उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम लॉ, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, एडजस्ट हमारे पास यहाँ पे लास्ट स्टेट हो जाएगा। और क्या कहता है कि टू फोर्सेस, अब यहाँ पे वो दो फोर्सेस के लिए बताएगा, टू फोर्सेस कैन बी इन इक्विलिब्रियम if and only if they are equal in magnitude, opposite in direction। ये आपका जो लॉ है ना, ये थर्ड लॉ से थोड़ा सा जो है ना मिलता जुलता है, स्टूडेंट्स इसको मिक्सअप कर देते हैं। एंड एक्ट इन दिस सेम स्ट्रेट लाइन, ये क्राइटेरिया आपको यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी इक्विलिब्रियम लॉ की स्टेटमेंट है। ये मिलती जुलती जरूर है उस थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ, लेकिन ये डिफरेंट है। मैंने आपको वहीं पे डिफरेंस बता दिया था, मैं रिवाइज कर देती हूँ। डिफरेंस आपका क्या आता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे देन वो रिएक्शन जरूर देगी, ठीक है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जो जाहिर है वो मैग्नीट्यूड उसकी सेम रहती है,
डायरेक्शन अपोजिट होती है, वो सेम सेंस में जो है ना एक्ट करता है। ठीक है, सेम सेंस में एक्ट करने का मतलब ये है कि लाइक आपके पास यहाँ पे जो है ना अलमीरा है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है ना फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से। अब जो उसका रिएक्शन आएगा वो यहीं पे आएगा, वो यहीं पे रिएक्ट करेगा, या वो इस तरफ रिएक्ट करेगा, कभी भी नहीं करेगा। फोर्स उसने उसी जगह पे लगानी है जहां से उसको धक्का देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो एक्शन का रिएक्शन बताया जा रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड जाहिर है। अब वो उतनी ही, ठीक है, ये जो आपके मेरा उतनी ही फोर्स लगाएगी जितना यहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल, लेकिन आप इस पे फोर्सेस बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप फोर्सेस बढ़ा रहे हैं, इधर भी फोर्स बढ़ती जाएगी, इधर आप बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ती, एक पॉइंट आएगा जहां पे जाके इस तरफ फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी। जब इस तरफ फोर्सेस आपकी ज्यादा हो जाएंगी देन इसकी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। वो हम फ्रिक्शन के अंदर जो है ना इस रिजल्ट को देखेंगे, फ्रिक्शन का क्या एक्ट वहां पे आपका आता है। तो वहां पे जाके आपको ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बड़े अच्छे से आप समझ सकेंगे कि रिएक्शन में और इक्विलिब्रियम लॉ में क्या है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लॉ क्या करता है कि उस पर फोर्सेस लगाई जाती है। दो फोर्सेस की यहाँ पे बात की गई है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस की भी बात इसी तरह से होती है। ठीक है, तो दो फोर्सेस अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से लगाई जा रही है कि वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्ट इन द सेम स्टेट है, वो आपका ये वाला क्राइटेरिया है। यहाँ दोनों फोर्सेस खुद लगाई जा रही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक फोर्स लगा रहे हैं और दूसरी रिएक्शन फोर्स है, वो आप नहीं लगा रहे, वो वाला ऑब्जेक्ट लगा रहे, अपोजिट वाला। यहाँ दोनों फोर्सेस आप ही लगा रहे हैं। लाइक आप देखें ना, आप किसी भी पेंसिल अगर आप ले ले, जैसे आपने पेंसिल पकड़ी हो, आप उसको दोनों तरफ से जो है ना पुश करना शुरू कर दे, यहाँ से भी पुश कर, तो दोनों फोर्सेस आप ही लगा रहे हैं और आप इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, देन वो अपनी जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो उसको चेंज नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे आप एक फोर्स आप लगा रहे हैं, ठीक है, ये उसका रिएक्शन खुद से लग रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक फोर्स है, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, यहाँ दोनों आपकी अप्लाइड फोर्सेस है। तो दोनों का आपने डिफरेंस जहन में रखना है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, यहाँ रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा, दोनों फोर्सेस लग रही है। इक्विलिब्रियम स्टेट कब होगी, जब आपका रिएक्शन जीरो होगा। रिएक्शन मतलब वो फोर ऑब्जेक्ट जो है उस एक्शन के अंडर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसको धकेल पाएंगे, आप उसको यहाँ से धकेल कर यहाँ पे ला पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा, वो अपनी इक्विलिब्रियम की हालत को बरकरार रखेगा। लाइक इसकी आप मजीद जो एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आप इसमें जो है ना अपना व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड ऐसे करके आपने पीछे से यहाँ पे फिक्स किया हुआ, यहाँ पे फिक्स किया हुआ, और आप इसको बिल्कुल दीवार की तरफ पुश करना शुरू कर। ठीक है, आप इस पे फोर्स तो लगा रहे होंगे लेकिन वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को नहीं छोड़ेगा। देन सच आपकी जो फोर्सेस होते हैं, बहुत से बंदे मिलके आपको उसको धक्का लगाना शुरू कर दे, आपने दीवार की तरफ धक्का लगाना है, तो आप नहीं उसको हिला पाएंगे। क्यों नहीं हिला पाएंगे, बिकॉज वो तो फिक्स किया गया है। तो ऐसी जो फोर्सेज होती है वो इक्विलिब्रियम फोर्सेज होती हैं, और वो आपकी जो ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर और आपका जो इक्विलिब्रियम लॉ है उसके अंदर डिफरेंस को जहन में रखिएगा, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सम स्टूडेंट्स इसको मिक्सअप कर देते हैं। नेक्स्ट, इसी इक्विलिब्रियम लॉ से आपकी डिडक्शन क्या आती है कि आपने देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपने देखी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, जिसमें आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर जब आपका मास कांस्टेंट हो जाता है तो फोर्स किसके इक्वल आ जाती है, मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर आपका जो फोर्सेस के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी इक्विलिब्रियम मोशन आ जाती है, इक्विलिब्रियम आपकी जो है ना फोर्सेस आ जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो फोर्सेस का एक्ट उस पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जितनी मर्जी फोर्सेस लगती रहे उनका कोई रद्द-ए-अमल तो हो नहीं रहा, तो फोर्सेस का सम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर फोर्सेस का सम हमेशा इक्वल टू जीरो होता है, बल्कि फोर्सेस वो जो अगर एक अप्लाइड फोर्स है, दो अप्लाइड फोर्सेस है, या फोर्सेस जितनी भी होंगे उन तमाम का सम किसके इक्वल होता है, जीरो के या नल वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम नल वेक्टर, वैसे इसको हम पढ़ते जीरो या ये नल वेक्टर होता है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ से मास टाइम एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, नल वेक्टर के। अब मास तो कांस्टेंट है, वो तो जीरो हो नहीं सकता यहाँ से, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ये आपका रिजल्ट आ जाता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। बिल्कुल उसी के अंदर आपकी डिडक्शन क्या है, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होती है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, इट इज dv ओवर dt। ठीक है, दैट इंप्लाइज, यहाँ से इंप्लीकेशन क्या आ जाएगी, जीरो वेक्टर इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ v। तो यहाँ से आप v क्या निकाल सकते हैं, c सम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यही क्राइटेरिया आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा
कि जब आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और जब आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट हो तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पे वेलोसिटी को मेंशन कर देते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड पे, ये आपका कैलकुलस का रूल है, वहां से वेलोसिटी क्या आ जाती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। इक्विलिब्रियम लॉ क्या होता है, फोर्सेज इक्विलिब्रियम में क्या होती हैं। अगर फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हो तो ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में होता है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होता है। और इक्विलिब्रियम लॉ आपका बेसिकली क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम लॉ आपको मिल जाता है देन उस इक्विलिब्रियम लॉ के अंदर और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, इनको मिक्सअप नहीं करना, इनकी स्टेटमेंट मिलती जुलती लगती है लेकिन है नहीं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ आपका बेसिकली आता है दो फोर्सेस के। ठीक है, वो दो फोर्सेस का कंसेप्ट किस तरह से आता है कि लाइक आपकी एक फोर्स ये वाली एक्ट कर रही थी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इस तरह ऑब्जेक्ट ले लिया, उस ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स यहाँ पे अप्लाई की इस तरह से। ठीक है, दूसरी फोर्स हमने इस तरह से अप्लाई की, ऐसे अप्लाई। ठीक है, नाम दे लेते हैं अब इनको। लाइक हमारे पास ये एक पॉइंट ए था, उस पे हमने फोर्स अप्लाई की ए बी, एक फोर्स हमने अप्लाई की ए डी। देन उन फोर्सेस का हमारे पास जो भी यहाँ पे रिजल्टेंट होगा वो क्या हो। अब हम पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या करता है, ये एक एंगल अल्फा बनाता है। देन वो कहता है कि इसका क्राइटेरिया किस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा कि इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, रिजल्टेंट फोर्स मैंने आपको बताया था कैसी फोर्स होती है, जो उन दोनों फोर्सेस का सम होती है। ठीक है, ऐसी फोर्स जो दो फोर्सेस के बराबर काम करती है उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। थोड़ा सा इसको हम पैरेललोग्राम शेप दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। लाइक यहाँ से इसको मैंने इससे मिलाया और यहाँ से मैंने इससे मिलाया, तो ये पैरेललोग्राम सी शेप आपके पास बन जाती है। इस पॉइंट को हम सी का नाम दे लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो ए सी है आपके पास, ये किसको शो कर रहा है, रिजल्टेंट। तो यही पैरेललोग्राम आपका लॉ है कि अगर आपकी दो फोर्सेस इस तरह से एक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, अगर वो एक्ट कर रही है और वो कंकरेंट भी है, ठीक है, तो यहाँ से वो एक पॉइंट में से एक्ट कर रही है, देन उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं उसी पॉइंट में से एक्ट करता है और बेसिकली वो डायगोनल के इक्वल होता है। ठीक है, अगर उनको कंस्ट्रक्ट मजीद कंस्ट्रक्ट किया जाए उन दोनों फोर्सेस को, एक पैरेललोग्राम सी बनती है। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बेसिकली क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप इस पैरेललोग्राम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फोर्सेस आ जाते हैं उनके, आप जो है ना डिफरेंट रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट पे नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के रिस्पेक्ट से, तो उसमें हम इसको डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी डिडक्शन आती है कंकरेंट फोर्सेस तो इक्विलिब्रियम लॉ के रिस्पेक्ट से फोर्सेस का एक्शन आता है, तो वो हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है। तो स्टेट कर लेते हैं, इफ टू फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स ए बी एंड ए डी एट एन एंगल अल्फा, ठीक है, उनका कोई एंगल भी बनना चाहिए, एन एंगल अल्फा आर अप्लाइड टू अ बॉडी एट अ पॉइंट हमने लिया था ए, ठीक है, एक पॉइंट ए पे एक्ट कर रही हैं। देन देयर रिजल्टेंट इज एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ए and same point A and is the vector AC। ठीक है, वेक्टर AC होगा, दैट इज यानी हम उसको क्या कह सकते हैं, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, दो फोर्सेस हमारी एक्ट कर रही थी AB एंड AD, जिनका एंगल हमारे पास क्या था, अल्फा, एक बॉडी के ऊपर एक पॉइंट A के ऊपर एक्ट कर, ठीक है, उनका फिर रिजल्टेंट क्या होगा, is acting at the same point A and is the vector AC जो कि डायगोनल है आपके पास पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरह से आपके पास पैरेललोग्राम, ये आपका आ जाता है यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ। मजीद कंकरेंट फोर्सेस का डिटेल जो है ना हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम लॉ जो है ना ये स्टेट करता है कि डायगोनल उसका रिजल्टेंट को शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या करता है कि इसको शॉर्ट वर्डिंग में मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ कि अगर आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी फोर्सेस अप्लाई की जाए, यानी उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर अप्लाई की जा रही है, ठीक है, देन उसके अंदर से अगर आप कोई भी ऐसा सिस्टम ऑफ फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को ऐड करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम हालत में है,
देन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, वो इफेक्टलेस है उसके ऊपर, जो इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपके पास आती है। ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। एक्शन इसमें क्या होगा, रिमेन्स द सेम या रिमेन्स अनचेंज आप कर लें, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड इन केस ऑफ adding or subtracting from them from the acting forces over here. Another system of forces in equilibrium. ये आपका क्राइटेरिया। लाइक यहाँ पे क्या बताया गया है, यही अगेन हम उसी डस्टर वाली एग्जांपल ले लेते हैं। अब डस्टर के ऊपर क्या क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हो रहा है कि आपके ये जो फोर्सेस है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। लाइक इसको मैं F1 फोर्स का अगर नाम देती हूँ, इसको मैं F2 का नाम देती हूँ। देन इन F1 और F2 का यहाँ पे एक्शन कोई नहीं हमें मिल रहा, इन दोनों का मैं सम लूंगी तो आंसर 0 है बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट है। लेकिन अगर इसमें मैं कोई इस तरफ से फोर्स लगाती हूँ, वो तो इक्विलिब्रियम स्टेट थी, ठीक है। लाइक आप उस पेंसिल को दोनों तरफ से दबाने की कोशिश कर रहे हैं उस डस्टर को, कोई आपका फ्रेंड आती है या आता है, वो आपको नीचे से वो जो है ना उस डस्टर को किक करता है, यहाँ से उसने फोर्स लगाई, ठीक है, और उन फोर्सेस से ज्यादा भी लगाई या कोई भी किसी भी हालत में अगर वो लगाएगा, देन वो क्या करेगा, वो आपके हाथ से छूट कर गिर जाएगा, ठीक है। तो उसकी ऑब्जेक्ट की क्या हुई है, चेंजिंग हुई है। ऑब्जेक्ट चेंज किस वजह से हुआ, उस नहीं लगाए जाने वाली फोर्स पे, ठीक है। लेकिन उसमें जो पहले वाली फोर्सेस है उनका एक्ट तो नजर ही नहीं आया, लग रही थी बेशक फोर्सेस, लेकिन उन फोर्सेस का एक्शन तो आपको नजर ही नहीं आ रहा था, वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखे हुए था। लेकिन अगर आपने उस पर मजीद फोर्स ऐड, ठीक है, तो अब आपने मजीद फोर्स जो ऐड की उसका एक्शन आपको नजर आ गया। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो आपकी सिस्टम ऑफ फोर्सेस आते हैं, अगर आप उनको अप्लाई कर भी दें, देन उसका कोई रद्द अमल नहीं आता, ठीक है। जैसे आप कोई भी जो है ना अलमीरा को जो है ना धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं और दो लोग आते हैं और वो बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स दोनों साइडों से लगाना शुरू कर देते हैं, तो असर आपके वाली फोर्स का होगा, बाकी उन दोनों का नहीं होगा, बिकॉज उन दोनों की फोर्सेस जो है बराबर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर फोर्सेस को जो है ना एक्ट कर रहे होंगे। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन आपका यही स्टेट करता है कि अगर आप एक इक्विलिब्रियम स्टेट में जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस होती हैं, अगर उनको किसी भी फोर्स सिस्टम जो उस पर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा हो इक्विलिब्रियम के अलावा, अगर उसको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइक इस तरह से आप समझ लें, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन आपको बता रहा है जीरो को जितना मर्जी ऐड कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यही क्राइटेरिया आपका है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, नाम से इसके जाहिर है कि ट्रांसफर होना है किसी चीज में, ठीक है। लाइक आप समझ लें आपके पास ये कोई हॉरिजॉन्टल सी सरफेस है, उसके ऊपर आपका ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट समझ लें कोई मैस सा है, ट्रांसपेरेंट बना, लाइक ये आपका बॉक्स पड़ा है, ठीक है, जिसका वेट है कोई ना कोई, और उसके ऊपर वो जो है ना लाइक, अब आपने इस पे क्या किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, लाइक आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, उसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी मैं मैग्नीट्यूड भी ले लेती हूँ, मैग्नीट्यूड लाइक हम 10 न्यूटन ले रहे हैं, शुरू से हम 10 न्यूटन ही ले लेते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस का प्रिंसिपल आपको क्या स्टेट करता है कि आपका जो फोर्सेस होंगी, कोई भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को आप किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं कि वो अपनी एक उसी, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वो लाइन ऑफ एक्शन पर ही रहेगा, लेकिन उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को यहाँ से क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। वो चेंज किस तरह से किया जा सकता है, लाइक आपके पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट था, आप उसको पुश करने की कोशिश करें, यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, पुश की फोर्स आपकी क्या होती है, या तो पुश होती है या तो पुल होती है। यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, पुश की फोर्स लग रही है। अब अगर इसी को मैं एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था, ये इस लाइन के जो है ना अलाउंग फोर्स लग रही है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन कौन सा, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, तो बेशक यहाँ पे मेंशन कर ले लाइन ऑफ एक्शन, ये एप्लीकेशन भी आप कह सकते हो, ये आपका एक्ट यहाँ पे कर रहा है। तो आप यहाँ से इस जो बॉक्स पड़ा है यहाँ से इसको पुश कर रहे हैं, या आप यहाँ से इसको पुल कर लें 10 न्यूटन की फोर्स के साथ, बिल्कुल यहाँ पे, तो दोनों का एक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब आपने यहाँ पे क्या किया, इसको पुल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका यहाँ से पहले वो ए पे था, फिर किधर चला गया, बी पे चला गया। तो यही आपका ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस का प्रिंसिपल कहता है कि आपके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज किया जा सकता है, ठीक है।
आपके पास दोनों तरह से ये जो है ना एक्ट किया जा सकता है कि आप पहले इस पे यहाँ पे फोर्स अगर अप्लाई कर रहे थे, देन उसी लाइन ऑफ एक्शन के अंदर आप किसी और पॉइंट पे जाके अगर फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो पुल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, पुश से पुल की तरफ चला जाए या पुल से पुश की तरफ अगर आप उसको करते हैं, देन भी आपका क्या क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होता है कि आपका प्रिंसिपल सेम रूल अप्लाई करेगा, ठीक है, उस पे बॉडी पे एक्ट वैसे का वैसा ही रहेगा। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, यानी कि आप फोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट किधर रहना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की रिस्पेक्ट से जो लाइन ऑफ एक्शन आता है उसके ऊपर ही रहना चाहिए, बाय नहीं जाना चाहिए आपका। यही क्राइटेरिया वो यहाँ पे यूज कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, लास्ट वन हमारा यहाँ पे आ जाता है लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा और वेरी शॉर्ट सा आपका लॉ है, इसको मैं शॉर्ट से बड़ी में आपको जो है ना करवाऊंगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको क्या कहता है?